दीदी किसान, बदलते भारत की शान। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कोविड महामारी ने हम सभी को बैक टू बेसिक्स के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया है। हमें इस महामारी ने सिखा दिया है कि सबसे बड़ा सुख जो है वो हमारी अच्छी सेहत ही है। जी हां, निरोगी काया है। लेकिन हमारी सेहत अच्छी कैसे रहेगी जब हम रसायन मुक्त उत्पादों को अपने भोजन में शामिल करेंगे, और इसकी शुरुआत होगी हमारे खेतों से। जी हां, हमें अपनाना होगा प्राकृतिक खेती को, और हमारे देश की जो सरकार है इस पर ज्यादा जोर भी दे रही है, इसको बढ़ावा भी दे रही है। ऐसे में हमारे किसान अगर प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहते हैं तो उनके लिए जरूरी है ये जानकारी होना कि प्राकृतिक खेती क्या है, इसके फायदे क्या हैं, कैसे इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में इसी पर हम विचार विमर्श करेंगे। जी हां, हमारे जो कार्यक्रम का विषय है वो रहेगा मुनाफा देती प्राकृतिक खेती, और इस पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा दें। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर नीलम पटेल, आपको बता दें ये वरिष्ठ सलाहकार हैं नीति आयोग में। साथ ही डॉक्टर वंदना द्विवेदी भी आज हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं, ये सलाहकार हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। और दो हमारे सफल किसान भी उपस्थित हैं जो अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करेंगे। हमारे साथ फूल कुमार जी यहां पर उपस्थित हैं, और साथ ही साथ उपस्थित हैं भीम सिंह जी। ये दोनों ही प्रगतिशील किसान हैं, बता दें आपको, प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं, और आज इन्हीं के अनुभव हम आप तक पहुंचाएंगे और आपको भी समझाएंगे कि अगर आप भी प्राकृतिक खेती की शुरुआत करते हैं, इसे अपनाते हैं, तो ये आपको भी काफी फायदा दिलवा सकती है। तो प्राकृतिक खेती क्या है, किस तरह से ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, इस पर हमारी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को बैक टू बेसिक्स के लिए तैयार कर दिया है। इस महामारी ने हमें सिखा दिया है सेहत ही सब कुछ है, और इसकी शुरुआत होगी हमारे खेतों से। जी हां, जब हमारे किसान प्राकृतिक खेती करेंगे तो इससे उपजने वाला अनाज, फल और सब्जियां न सिर्फ हमारी और मिट्टी की सेहत को दुरुस्त रखेंगे, बल्कि किसानों की आमदनी को भी दोगुना करेगी। आप सोच रहे होंगे कि जैविक खेती तो सुनी थी, लेकिन प्राकृतिक खेती क्या है, कैसे होती है? दरअसल प्राकृतिक खेती यानी कुदरती खेती देशी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इसमें एक देशी गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। तो जरा सोचिए, जब हमारी एक देसी गाय ही इतने काम की है, तो अच्छी खासी संख्या में गायों को पालना हमारे लिए कितने काम का होगा। देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। इसलिए देसी गाय को प्राकृतिक खेती का मूल आधार माना जाता है। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है।
प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, इसमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। सूरज से ऊर्जा मिलने के कारण पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। किसान प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। बात अगर बीजों की करें तो प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। आखिर प्राकृतिक खेती क्यों की जाए? प्राकृतिक खेती में किसान को नगद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेती के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ती है वे सभी घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं। यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब आपके पैसों की भी बचत होगी। इतना ही नहीं, कम लागत प्राकृतिक खेती से ही जैविक उत्पादन भी किया जा सकता है। तो देखिए, हम सभी ने एक खास रिपोर्ट जाना प्राकृतिक खेती के बारे में। विशेषज्ञ उपस्थित हैं, हमारे किसान हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए उन्हीं से हम अब चर्चा भी कर लेते हैं इस संदर्भ में। डॉक्टर नीलम पटेल हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे जानना चाहेंगे, प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं, हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है कि हमारे किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे प्राकृतिक खेती क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज एकत्रित हुए हैं। आप जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और अगर 1960 की हम बात करें किसान भाइयों, थोड़ा सा पीछे, क्योंकि आपके दिमाग में ज़रूर रहा होगा कि पहले तो हमें कहा जाता था कि आप खाद का इस्तेमाल करिए और पैदावार बढ़ाइए और पानी का इस्तेमाल करिए, खेती में ट्रैक्टर लाइए, मशीन्स का प्रयोग करिए, और आप अचानक आज कह रहे हैं कि बिना खादों की, बिना केमिकल की खेती करिए। तो ऐसा था उस समय, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति थी, उस समय हमारे देश को ज़रूरत थी, हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी, कि देश हमारा खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर हो जाए। और आपने देखा किसान भाइयों ने बहुत मेहनत करी हमारे देश में, और हम खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भर ही नहीं, हम अब बहुत सारे देशों को भी खाद्यान्न हम यहाँ से दूसरे देशों को हम निर्यात करते हैं जी। लेकिन अब ये समय ये आ गया कि आपने अगर देखा होगा कि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो दिनों दिन गिरता जा रहा है, जबकि पर हेक्टेयर या प्रति हेक्टेयर पर एकड़ जो खाद है वो हमारे किसान भाई बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी उस खाद को देने से जो पैदावार में लाभ होना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो मृदा का स्वास्थ्य कम हो गया। अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात करूं तो मृदा की स्वास्थ्य को दिखाने के लिए एक ऑर्गेनिक कार्बन एक इंडिकेटर होता है, तो उसको देखें तो अभी हमारे पूरे देश में 0.4 से 0.5% है, जबकि खाद्यान्न के अच्छी स्वास्थ्य को दिखाना अगर हो तो ये 1.5% के लगभग होना चाहिए। तो ये तो रही मृदा स्वास्थ्य की बात। दूसरा, पूरे देश में पानी का जो स्तर है, जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। तीसरा है जो हमारे जो जलवायु परिवर्तन की वजह से भी हमारे खेती में बड़े इसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। चौथा है कि जो पर हेक्टेयर हमारे किसान भाई हमारे साथ हैं वो हमसे सहमत होंगे कि जो लागत है वो बढ़ती जा रही है, बल्कि हम बहुत उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लागत बढ़ती जा रही है। हमारे देश में सर्वाधिक पशुओं की संख्या है, और आप जानती हो कि दूध में हम नंबर 1 पर हैं, लेकिन हमारी जो प्रोडक्टिविटी है पर एनिमल वो थोड़ी कम है। तो होता क्या, आपने देखा होगा कि बड़ी सारी घटनाएं होती रहती है कि आवारा पशु बहुत हो गए, इनको बेसहारा पशु कह सकते हैं जो है। तो अगर हम इन जो बेसहारा पशुओं का जो गोबर है, इनका जो मूत्र है, अगर हम इसका प्रयोग खेती में करें तो ये जो हमारे किसान भाई हैं, इनके किसान भाई इन जानवरों को पाल भी पाएंगे अपने पास, और इसका प्रयोग हमारी जो खाद में या जो हमारी दवाइयों में प्रयोग होता है उसकी जगह हम इनका प्रयोग करने लगेंगे। तो एक तरह से ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्राकृतिक खेती का तरीका है ये हमारा बहुत पर्यावरण हितैषी है, किसानों का हित का है, और देश में भी जो हमारे लोग रहे उनके भी स्वास्थ्य को ध्यान में के अनुसार है। बिल्कुल। तो देखिए, कई तरह के फायदे हैं यहाँ पर अगर प्राकृतिक खेती को अपनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होता है, हमारा जल प्रबंधन हम आसानी से कर सकते हैं,
कम पानी में भी अच्छी तरह से खेती की जा सकती है और लागत भी ज्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे घर में पशु होते हैं, किसान भाई पशुपालन करते ही हैं, उनके गोबर और मूत्र से ही यहाँ पर आप खेती के लिए खाद और विभिन्न तरह के प्रबंधन यहाँ पर कर सकते हैं। लागत में कमी आ जाएगी, तमाम तरह के फायदे हैं, किसान हमारे कर भी रहे हैं, उनके अनुभव भी साझा करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर वंदना के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर वंदना, हमारे कई किसान प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को लेकर एक संदेह सा रहता है। इस पर क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से ये फर्क है दोनों में? देखिए, जैविक खेती, नमस्कार, जैविक खेती जो है वो अब हम लोगों के एक लगभग 8 साल का अथक प्रयास से इस समय इतने स्तर पे हम पहुंचे हुए हैं। तो जैविक खेती में बहुत सारे आदान ऐसे हैं जो बाहर से खरीद के भी डाले जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैडम ने बताया है कि जो प्राकृतिक खेती का संदर्भ क्या है, क्यों इतनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है उसमें मल्टी न्यूट्रिएंट यानी बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी है। अब हम अगर हम प्राकृतिक खेती नहीं करते हैं तो हमारा जल का जो गुणवत्ता है वो भी खराब हो रही है, पर्यावरण भी खराब हो रहा है और जलवायु भी खराब हो रही है। इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि अगर मिट्टी स्वस्थ है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, तो वो बहुत ही पोषक रहेगी और वो सदियों तक पोषक रहेगी। इसलिए हम आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको क्या बंजर भूमि देते जाएंगे? किसान भाइयों, आपने कभी सुना होगा कि हमारे यहाँ मरुस्थलीकरण बहुत बढ़ता जा रहा है। ये सब कारण इसीलिए हैं क्योंकि मिट्टी में के पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं। तो आज की आवश्यकता ये है कि हम जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण भी करें और जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती को अपनाएं। अब सवाल ये उठता है कि वो कैसे करें। तो देखिए, इसमें जो प्राकृतिक खेती है ये इसमें 5 घटक हैं जो किसान को स्वयं बनाने होते हैं, और अगर ये घटक अच्छे से नहीं बने तो उनका परिणाम उतना नहीं होगा जितना अपेक्षित है। तो इसके लिए हम भारत सरकार ने जो एक बहुत सारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाए हैं और हमने जो एक मैनेज इंस्टीट्यूट है हमारा हैदराबाद में ट्रेनिंग का, उसको भी हमने ये कहा है कि जो अमृत महोत्सव चल रहा है इसमें तो 750 जो प्रोग्राम ऑनलाइन करें पूरे देश में, जिसमें कि ग्राम पंचायत लेवल पर ग्राम प्रधानों को और किसानों को ट्रेनिंग दी जाए ऑनलाइन पे। और ये कार्य पूरे तेजी से चल रहा है, जहां पर ये सब बताया जाता है कि कैसे जैविक प्राकृतिक खेती करनी है और किस तरीके से जो हमारे 5 आदान है प्राकृतिक खेती के, उनकी कैसे तैयारी की जाए। तो जब तक ये जो पहला किसी भी योजना को हम पहले सीधे जमीन पर उतार देते थे, लेकिन ये प्राकृतिक खेती के केस में हम लोगों ने ये निश्चय किया हुआ है भारत सरकार ने कि पहले हम किसानों की जानकारी बढ़ाएंगे, जी, पहले जागरूकता होगी तभी तो वो अपना पाएंगे यहाँ पर कैसे करेंगे। और हमेशा से ही हमारे किसानों का ये कह सकते हैं, कहना रहता है कि योजना की शुरुआत हो गई लेकिन हमें तो जानकारी नहीं है। लेकिन इस बार विपरीत हो रहा है, पहले किसानों को जागरूक किया जा रहा है, अवगत करवाया जा रहा है प्राकृतिक खेती और उसके लाभों से, तब जाकर के हमारे किसान इससे जुड़ रहे हैं। और देखिए, जब प्रशिक्षण लेकर यहाँ पर शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा फायदा मिलेगा ही। किसान भाई भी हमारे साथ उपस्थित हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, आइए उनके अनुभव भी साझा कर लेते हैं। फूल कुमार जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे, आप कब से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और क्यों आपने प्राकृतिक खेती को ही चुना? नमस्कार, मैं 2009 से मैंने अपने खेत में जहर डालना बंद कर दिया था। तब तक मेरे को प्राकृतिक खेती का ज़्यादा जानकारी नहीं थी, केवल मैंने टीवी पे राजीव दीक्षित को सुन के मैंने शुरू कर दी थी। और जैसे जैसे मेरे को किसानों का औरों का पता चला कि मतलब और बहुत सारे भी किसान करते हैं, उसमें मेरे को थोड़ा समय लग गया। पर मेरे को सुभाष पालेकर जी की जब से मैंने ट्रेनिंग ली तो प्राकृतिक खेती की पूरी साइंस मेरी समझ में आई। और जब पूरी प्राकृतिक खेती की पूरी साइंस समझ में आने के बाद जब मैंने प्राकृतिक खेती की तो प्राकृतिक खेती में बहुत मजा आना शुरू हो गया, बहुत अच्छी हमारी फसल होनी शुरू होगी। और मैंने शुरू की थी क्योंकि केमिकल खेती जब हम करते थे तो हमारे को कई बार तो कुछ भी नहीं बचता था। मैं यहाँ तक भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना हमने खर्च किया था ना, वो भी हमारा पूरा नहीं होता था कई बार। तो हम ये सोचते थे मन में कि ऐसे अगर ये खेती करते रहे तो कैसे काम चलेगा, कैसे परिवार का काम चलेगा और कैसे हम आगे अपने बच्चों को की परवरिश कर पाएंगे। तो इसी दौरान मेरे को राजीव दीक्षित जी ने बताया कि ऐसे ऐसे खेती की जा सकती है और फिर मैंने उसको अपने खेत पे करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे
कर करके सीखा। इसी दौरान मेरे को सुभाष पालेकर जी मिले, जिन्होंने बताया कि आप 1 एकड़ से बहुत ज्यादा पैदावार, केमिकल वाले तो कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते, इतनी पैदावार भी हम प्राकृतिक खेती में ले सकते हैं। प्राकृतिक खेती का सबसे मुख्य सिद्धांत यह है कि किसान को बाहर से कुछ भी खरीद के नहीं लेके आना, सब अपने खेत पे, अपने घर पे, अपनी देसी गाय के आधार पे, गोबर मूत्र से ही अपने खेत पे तैयार करना जो भी उसके अंदर इस्तेमाल होगा, और वो सही से अगर सही तरीके से बना के, सही से सीख के अगर किसान करेगा तो किसी भी कीमत पे प्राकृतिक खेती, केमिकल खेती से पीछे नहीं है। बिल्कुल, तो फायदा ही फायदा है इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे किसान अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि जैसे जैसे उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाते गए, वो इसमें आगे बढ़ते गए, उनके लाभ भी बढ़ते रहे। यहाँ पर जो रसायनों के साथ खेती करते हैं उससे ज्यादा फायदा इन्हें प्राकृतिक खेती को अपनाकर मिला है। तो भीम सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं, उनका अनुभव भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। भीम सिंह जी, आपने कब शुरुआत की थी और आपने क्यों शुरुआत की थी, इसमें परिवर्तन क्यों लाया था अपनी खेती की प्रणाली में आपने? नमस्ते, मैंने 18 अक्टूबर 2011 को सुभाष पालेकर जी को सुन के और संकल्प लिया था कि आज के बाद में हम कोई जहर नहीं डालेंगे। तो उस दिन से 18 अक्टूबर 2011 के बाद में हमने अपने खेतों में कोई केमिकल नहीं डाला है, और काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमने हिम्मत से काम लिया। दूसरे पूरे देश के किसानों जो कर रहे हैं पहले से प्राकृतिक खेती, उनके खेतों का विजिट किया, उनसे अनुभव लिया, और अब हम इस स्टेज पे हैं कि कुछ हमारी फसलें हैं जो हम रासायनिक से ज़्यादा ले रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो पैदावार सरकार बताती है उससे हम ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। जैसे सरसों है, गेहूं है, सब्जियों में हम कुछ फसलों में रासायनिक के मुकाबले कम हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने पैदा करने के साथ साथ फिर बेचना भी सीख लिया। तो मैं देश के सभी किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि पैदा करने के साथ साथ बेचना भी सीखें, ताकि हमें जो भी खेत में उत्पाद पैदा कर रहे हैं उसको प्रोसेस करके सीधा उपभोक्ता तक बेचेंगे। तो मेरा पिछले 5-6 साल का ये अनुभव है कि इससे बड़ा कोई व्यवसाय और कोई मुनाफे का सौदा हो नहीं सकता। तो किसानों से मेरा ये बार बार सुझाव रहता है कि भाई पैदा भी करें और बेचना भी सीखें। अगर किसान पैदा करता है तो अभी तक सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है कि भाई नहीं कोई मंडी है या कोई प्लेटफॉर्म है, किसान अपना जो उत्पाद पैदा कर रहा है उसको वहां ले जाकर बेच दे जी। पूरे देश के किसानों से हमारे जो अनुभव साझा हुए हैं उनके सामने एक ही दिक्कत है, और वो है बिक्री की। तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि भाई जैसे हम किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि रासायनिक खेती के ये नुकसान है, प्राकृतिक खेती के ये फायदे, इसके साथ साथ एक उपभोक्ता जागरूकता अभियान भी चला है, क्योंकि परिवर्तन होगा रसोई से, और जो खाने वाले हैं उनकी तरफ से डिमांड आएगी। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा में एक गांव ऐसे हैं जो केमिकल छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज हर किसान छोड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। हमारे किसान अपना रहे हैं प्राकृतिक खेती को, उपज भी अच्छी हासिल कर रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है, बिकवाली कैसे कर सकते हैं, कहाँ हम बिकवाली करें जिससे अच्छे दाम मिल सके। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है हमारे सफल किसान ने कि हमारे किसानों को खेती के लिए तो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन बिकवाली का किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं बिकवाली की ओर, इस पर भी अगर थोड़ी बहुत जानकारी दी जाए तो फायदा हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर नीलम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो प्रमाणीकरण करवाया जाता है, फिर बिकवाली की जाती है हमारे जैविक उत्पादों की, क्या जो हमारी प्राकृतिक खेती से उपजे हमारे उत्पाद हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा प्रावधान है? देखिए, अभी तक जो सर्टिफिकेशन की आप साथ बात कर रही हैं, तो सर्टिफिकेशन में जो हमारा ऑर्गेनिक के लिए था, जैविक खेती का था, वही सर्टिफिकेशन के प्रोसेस अभी हमारे जैविक खेती में भी है, लग रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी आपने देखा कि इसके लिए हम एक नया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मतलब तरीका लेके आ रहे हैं जो बहुत आसान होगा। तो जो किसान भाइयों को पीजीएस वगैरह में जो दिक्कतें होती थी उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी सर्टिफिकेशन प्रोसेस है तो किसान भाई ऑर्गेनिक वाला ही अपना सकते हैं, मतलब जैविक वाला। दूसरा जो हमारे किसान भाई ने बताई थी मार्केटिंग की, हम मार्केटिंग की हमें पता है कि किसान भाइयों की मार्केटिंग की समस्या है, इसको ही हल करने के लिए हम 10,000 एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं, जिससे कि जो किसान भाई हमसे जुड़े हैं हम कहेंगे कि आप एफपीओ बनाइए, अपने जैसे जो साथी हैं किसान साथी उनको एक साथ एक ग्रुप बना लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बना लीजिए, कोऑपरेटिव जो है
उनको भी सबको सुविधा है कि आप बना करके, क्योंकि देखिए हमारे जब 85% किसान छोटे और मझोले हैं तो हर एक किसान मार्केटिंग नहीं कर सकता है। तो अगर एक ग्रुप बना के मार्केटिंग करेंगे तो हमेशा जब ग्रुप होता है तो स्ट्रेंथ भी होती है। तो इसीलिए ग्रुप बना के मार्केटिंग करें तो बड़े सारे मार्केटिंग की हमारे पास प्राविधान है। हाँ, लेकिन जो उन्होंने कहा कि हाँ शायद किसान भाइयों को और थोड़ा जागरूकता मतलब पहुंचाने की जरूरत है, और जिससे कि वो अच्छे से मार्केटिंग कर पाए। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर केवल उपज ही हासिल नहीं करनी है लेकिन बिकवाली भी करनी है, क्योंकि आमदनी भी तो अच्छी यहाँ पर अर्जित करनी है। तो ऐसे में हमें कुल मिलाकर इस दिशा में सरकार तो कार्य कर ही रही है, हमें भी यहाँ पर और जागरूक होना है और इसमें अपनी भागीदारी निभानी है। और किस तरह से आप प्राकृतिक खेती से जुड़ सकते हैं और क्या क्या फायदे हैं इसके बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में स्वागत आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं मुनाफा देती प्राकृतिक खेती की। जी हाँ, प्राकृतिक खेती क्या है, कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं, हमारे विशेषज्ञों ने बताया। हमारे जो सफल किसान उपस्थित हैं उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और खास रिपोर्ट है हमारी, वो आपको दिखा देते हैं। प्राकृतिक खेती की शुरुआत डॉक्टर सुभाष पालेकर ने की और वही इस तकनीक के जनक भी हैं। उन्होंने नागपुर में कृषि की स्नातक डिग्री हासिल की और कमाल की बात तो ये है उनकी पूरी पढ़ाई रासायनिक तरीकों पर आधारित थी। पढ़ाई के बाद वर्ष 1972 में उन्होंने अपने फार्म पर रासायनिक खेती पर ही काम शुरू किया। डॉक्टर पालेकर ने खेती करते समय ये भी पाया कि 1972 से 1985 तक तो रासायनिक खेती में पैदावार बढ़ती रही, लेकिन उसके बाद घटनी शुरू हो गई। दूसरी ओर आदिवासियों के साथ काम करते हुए उन्हें पता चला कि जंगलों में पौधों के विकास के लिए किसी बाहरी तत्व की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बढ़वार के लिए जरूरी सभी साधन प्रकृति से ही हासिल हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने फार्म पर शोध किए और 6 साल की सख्त मेहनत के बाद बिना रसायनों वाली तकनीक तैयार करने में कामयाब हुए। नाम दिया कम लागत प्राकृतिक खेती। अब वो इसे पूरे भारत में प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार भी उनकी भरपूर मदद कर रही है, यहाँ तक कि उन्हें इसके लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट प्रबंधन के लिए चूंकि बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है। खासतौर से कर्नाटक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस तरह की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही एक उपयोजना तैयार की है और नाम रखा है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। इस उपयोजना के अंतर्गत सरकार 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत अब तक 4,09,400 हेक्टेयर क्षेत्र कवर हो चुका है और सरकार 8 राज्यों के लिए 4,981 लाख रुपए जारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 35 जिलों की 98,670 हेक्टेयर जमीन को प्राकृतिक खेती के लिए प्रस्तावित किया है।
इस पर 19,772 लाख रुपए का खर्च आना है और 51,450 किसानों को फायदा मिलना है। डॉक्टर पालेकर का साफ कहना है कि जिस तरह से आज जैविक खेती की जा रही है, उससे पूरी तरह जैविक उत्पादन हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि ये काम कम लागत में प्राकृतिक खेती से ही संभव है। तो देखिए, आप सभी ने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर वंदना का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर वंदना, आपने बताया कि प्राकृतिक खेती की अगर हमें शुरुआत करनी है तो पहले इसके लिए हमें प्रशिक्षण ले लेना बहुत जरूरी है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती हमारे किसान करना चाहते हैं तो क्या कोई सीमित फसलें हैं या फिर हर फसल को यहाँ पर अपनाया जा सकता है इस प्रणाली के अंदर? देखिए कि जो प्राकृतिक खेती है इसके यही तो फायदे हैं कि जो हम मोनोक्रॉपिंग करते थे, एकल फसल पर लेके चलते थे, जिसमें राइस वीट कर रहे हैं तो सालों साल राइस वीट, गेहूं और धान करते जा रहे हैं। लेकिन ये प्राकृतिक खेती ने हमें सिखाया है कि मिट्टी की उपजाऊता बढ़ाते हुए और उसकी उर्वरता को बढ़ाते हुए हम अनेक फसलें लेते हैं। और अनेक फसलों को लेने से का तात्पर्य यह है कि कुछ जो जड़ें हैं किसी की लंबी होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, तो जो मिट्टी है वो ऊपर से लेके नीचे तक जाकर सारी वो पोरस हो जाती है। उसकी वजह से पानी को एब्जॉर्ब करने की, सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये बरसात का भी पानी आता है तो उससे भी वो पानी बहता नहीं है, वो एब्जॉर्ब होता है। दूसरी बात, साल भर किसान को कुछ ना कुछ हार्वेस्ट मिलता रहता है, कोई ना कोई फसल उसकी निकलती रहती है। तीसरी बात, हम आपको ये बताएं कि किसान भाई दो मुद्दे उठाए उन्होंने, एक तो वो कैसे करें और मार्केटिंग कहाँ करें। तो जो नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग का लेकर भारत सरकार आ रही है, उसके तहत ये जो हम मैडम ने जैसे बताया कि जो 10,000 FPO वाली स्कीम है, उसमें से 500 FPO जो है हमें नेचुरल फार्मिंग के लिए मिल गए हैं, वो हम लोगों को आवंटित हो गए हैं। तो जब हम इसके प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो हम मैनेज के द्वारा करा रहे हैं, या हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग गाजियाबाद में उसके माध्यम से करा रहे हैं, या उसके और भी रीजनल सेंटर्स हैं पूरे देश में, उनके माध्यम से करा रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज भी कर रही हैं, आपका दूरदर्शन भी कर रहा है। तो ये कई फोरम में प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। और मार्केटिंग के लिए हम जैसे ही जब क्लस्टर जो हमारा 50 हेक्टेयर का होगा नेचुरल फार्मिंग का, तो उसमें हम FPO के साथ साथ शुरुआत करेंगे उसको। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों को पहले दिन से ही प्रशिक्षण मिलेगा कि वो FPO के माध्यम से किस तरह से जुड़े, प्रशिक्षित हो जाएं, और ताकि हमारी जो पहली फसल आए उसी के साथ वो मार्केटिंग शुरू कर सके। तीसरी बात एक और अहम है ये कि सर्टिफिकेशन के बिना ये पता नहीं चलता है कि ये नेचुरल है या कन्वेंशनल फार्मिंग का प्रोड्यूस है। तो भारत सरकार अब नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के लिए एक नया सर्टिफिकेशन सिस्टम ला रही है। और जैसा कि मैडम ने बताया, ये बहुत ही सरल होगा, जो किसान को दूर तक, हमारे जो रीजनल काउंसिल्स होते हैं उनके पास तक नहीं आना पड़ेगा। जो आसपास के हमारे जो अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी हैं, वो भी अपना मुआयना करके और इसमें अपना एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में एक नया पोर्टल लॉन्च हो जाएगा नेचुरल फार्मिंग का सर्टिफिकेशन का, और पूरे देश के किसान पहली फसल से ही सर्टिफिकेशन का कार्य करेंगे उसमें। बिल्कुल। तो देखिए, बदलाव हो रहा है इस दिशा में और प्रगति हो, इसके लिए कार्य भी यहाँ पर हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जिनकी जानकारियां हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचा ही रहे हैं। और आगे भी जो बदलाव होंगे उसके बारे में आप तक हम यहाँ पर जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। फूल कुमार जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। 2009 से आप यहाँ पर प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि आपने रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दिया और आपने बदलाव भी देखा। तो ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह का बदलाव आपने प्रबंधन में देखा। जैसे आपने कहा कि खाद में तो आप केवल गोबर और गौमूत्र ही इस्तेमाल करते हैं, और जल प्रबंधन में किस तरह की परिवर्तन आपने देखे, और साथ ही साथ अगर हम कीट बीमारियों की बात करें, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जब हमने एकदम से बंद कर दिया था तो प्राकृतिक खेती में जब हम सही से इसको अपनाते हैं तो बहुत ज्यादा पानी की बचत होती है। मैंने देखा कि मेरे खेत में आप कम से कम मान के चलिए 80 से 90% तक पानी की कम लगना शुरू हो गया जी। और कीटों की बात की आपने, कीट जब हमने मिश्रित खेती शुरू की, प्राकृतिक खेती का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे खेत में एक ही फसल लगाएं। प्राकृतिक खेती का मतलब है आप उस खेत में जितनी ज्यादा से ज्यादा तरह की फसलें ले सकें वो सब लें। उससे एक कीट का भी मतलब हमारे खेत में एक भी फसल में और
एक बार भी हमारे साथ ऐसी घटना नहीं घटी कि हमारी फसल में 5, 7, 10% तक का भी नुकसान हो गया हो। किसी भी फसल में किसी भी प्रकार की कीट से संबंधित हमारी समस्या आई ही नहीं जब से हमने मिश्रित और पूर्णतः प्राकृतिक खेती शुरू करी। बिल्कुल। तो रसायनों का जो किसान हमारे इस्तेमाल करते हैं वो तो अंधाधुंध यहाँ पर दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं कि कीटों को नष्ट किया जा सके, ये ऐसी कोई परेशानी ना हो। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को अपना करके आपको नुकसान दर में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, तो ये काफी फायदे की बात है हमारे सभी किसानों के लिए। और हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे किसान अब तो आप बिल्कुल इसकी खेती अपना ही लीजिए। जी बिल्कुल, आप और जानकारी दे रहे थे यहाँ पर कीटों के संदर्भ में, क्या कहेंगे फूल कुमार जी? कीटों की समस्या तभी आती है जब हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे मित्र कीट हैं, जब हम केमिकल स्प्रे करते हैं तो हमारे मित्र कीट मर जाते हैं, और शत्रु कीट वो चतुर होते हैं, वो मतलब उससे बच के भाग जाते हैं, और जैसे ही उस दवाई का असर कम हुआ तो फिर वो अपनी दूनी संख्या बढ़ा के हमारी फसल को बर्बाद करते हैं। जब हम प्रकृति के किसी भी साइकिल को, कीट का जो अपना साइकिल होता है, हम उसको अगर केमिकल डाल के डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो प्रकृति में हर कीट का समाधान भी है। वो अपने आप, जो भी कीट ज्यादा होता है हमारे खेत में, वो दूसरा कीट आके उसको खा जाता है और उसको नियंत्रण में रखता है। एक नाम मात्र, बिल्कुल कम संख्या में अगर कीट कोई भी रहता है तो वो किसान की फसल का कोई नुकसान नहीं करता, और जैसे ही वो ज्यादा होता है तो प्रकृति उसको खाने वाला मित्र कीट हमारा लाके और उसको बैलेंस कर देता है। किसान को किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, बस वो केमिकल प्रयोग ना करे, मतलब कीट नियंत्रण का काम प्रकृति अपने आप करेगी। बिल्कुल। तो देखिए, कीट नियंत्रण का काम यहाँ पर प्रकृति अपने आप ही कर लेती है। ये बात अब सभी को समझनी है। हमें रसायनों का इस्तेमाल, कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल प्राकृतिक खेती को अपनाइए। कीटों की संख्या अपने आप ही यहाँ पर कम होती जाएगी, नुकसान दर काफी कम हो जाएगा। भीम सिंह जी का यहाँ पर रुक करना चाहेंगे। 2011 से आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, कौन कौन सी फसलें आपने लगा रखी हैं? और जैसे फूल कुमार जी ने तो यहाँ पर कीटों के बारे में जानकारी दी, आपसे बीमारियों के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कोई बीमारी भी लगती है आपकी फसलों में? मैं मुख्य रूप से जैसे गेहूं करता हूं जी, सरसों है और चना है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, और मौसम के अनुसार सब्जियां हैं जी। जैसे फूल कुमार भाई ने बताया कि जब हम मिश्रित फसल लगाएंगे तो बीमारी हमारी ना के बराबर आती हैं। फिर भी कोई बीमारी आती है, कोई कीट लग जाता है, तो हमारे जो मित्र कीट हैं वो उनको कंट्रोल कर लेते हैं। अभी जैसे मेरे खेत पे कम से कम 1000 की संख्या में छोटी चिड़ियां हैं जो बिल्कुल हमने केमिकल डाल के खत्म कर दी, और मैं सुबह वो मेरे को उठा देते हैं, 5 बजे आगे बोलने लग जाते हैं। मैंने छप्पर डाल रखा है, वो उनका घोंसला है वहाँ पे, तो वो सुबह 5 बजे अपने आप बोलने लग जाते हैं। और मैं सुबह उठते ही पहला काम ये करता हूँ कि शाम की जो बासी रोटी रखी हुई है, 4-5 रोटी उनको तोड़ के डाल देता हूँ, और वो बड़ी खुशी से खाते हैं। जब मैं खाना खाने चारपाई पे बैठता हूं तो 4-5-10 चिड़िया मेरे आसपास आगे बैठ जाती है, यानी उनसे हमारी मित्रता हो गई। तो बीमारियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। जब हमारे मित्र कीट हैं, चिड़िया हैं, कबूतर हैं, दूसरे मकोड़ा जिसको बोलते हैं हमें, वो बहुत ही अच्छी तरह बीमारियों कंट्रोल कर लेते हैं। तो प्राकृतिक खेती में जो है ना, बीमारियों से लड़ने की कोई जरूरत, मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिश्रित फसल जरूर लगाएं, जैसे फूल कुमार भाई ने बताया, एकल फसल ना लगाएं, मिश्रित फसल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है ना बीमारियों का कंट्रोल होता चला जाएगा और हमारी प्रकृति सब व्यवस्था करेगी। बिल्कुल। तो बीमारियों से, कीटों से डरने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद प्रकृति यहाँ पर उनका प्रबंधन कर देगी। देखिए, प्राकृतिक खेती के फायदे लगातार यहाँ पर उजागर हो रहे हैं। हमारे जो किसान हैं, जो प्राकृतिक खेती को अपनाए हुए हैं, काफी वर्षों से वो अपने अनुभव यहाँ पर साझा कर रहे हैं, और हमारी जो विशेषज्ञ हैं दोनों, वो अपने सलाह तो यहाँ पर अपने विचार भी हम तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर नीलम, अब आपके पास आना चाहेंगे। प्राकृतिक खेती अपनानी है, हमारे किसान चाहते भी हैं, क्या हमारी सरकार द्वारा किसी तरह का कुछ अनुदान दिया जाता है इसके लिए? देखिए, प्राकृतिक खेती में जैसा कि बताया गया कि हमें कोई भी चीज़ बाहर से खरीदनी नहीं होती है, जो हमारे किसान भाइयों के पास उपलब्ध है वो उसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी हम किसान भाइयों के लिए 12,200 रुपया 3 साल के लिए मिलता है। वो किसानों के प्रशिक्षण के लिए मिलता है, कि मतलब जो किसान भाइयों को ट्रेनिंग देनी है, तो राज्य सरकारें क्या करती हैं, अपना बजट, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, जहाँ वंदना मैडम जहाँ से आती हैं, इनके पास अपना प्लान भेजते हैं,
और क्लस्टर में, कि जो ऐसे मैडम ने बताया कि हम एक क्लस्टर में काम कर रहे हैं कि जिससे कि किसानों को मार्केटिंग का चैनल पूरा दे सकें और उनकी एक साथ ट्रेनिंग हम कर सकें। तो हम किसान भाइयों को ट्रेनिंग के लिए इसमें ज़रूर अनुदान है, सहायता है, लेकिन वैसे और कोई सहायता नहीं है। लेकिन किसान भाई जैसे वहाँ ट्यूबवेल लगाते हैं सिंचाई के लिए, उसके लिए हमारे अनुदान पहले से है। कोई मशीनरी का प्रयोग करते हैं तो वो अनुदान उनके पास पहले से ही है, वो कोई रोक नहीं है उसमें। लेकिन प्राकृतिक खेती में क्योंकि हम कुछ बाहर से नहीं खरीदते, इसीलिए सरकार ने प्राकृतिक खेती के नाम पे कोई भी सब्सिडी का कार्यक्रम नहीं किया है। और आप जान करके हैरान हो जाएंगी कि हमारे किसान भाइयों ने पिछले 1.5-2 साल में 11 राज्यों में 6.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को अपना लिया है। तो आप समझ लीजिए किसान भाई खुद अपने आप आगे आ रहे हैं, तो उनको प्रशिक्षण का पूरा, मार्केटिंग का पूरा और बाकी सब रिसोर्सेज उनके पास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और बहुत सारे हमारे प्रोग्राम में उनका क्योंकि प्राविधान है, इसलिए इसमें प्राविधान करने का मतलब नहीं था, क्योंकि उनको सपोर्ट वहाँ से मिल जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पे प्रशिक्षण मिल रहा है और वैसे भी हमें कुछ बाहरी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, जो घर में ही उपलब्ध है उन्हीं से हमारा आसानी से यहाँ पर खेती कर सकते हैं। तो देखिए फायदा ही फायदा है प्राकृतिक खेती को अपनाकर। लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे किसान हैं जिनके मन में कुछ तो संदेह होगा, तो इसको दूर करने के लिए डॉक्टर वंदना का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर वंदना, हमारे जो किसान हैं जब भी किसी तरह की प्रणाली में या फिर कहें कि परिवेश में बदलाव लाते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं मेरी उपज में कमी ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इसके लिए जो भी संदेह रहता है उसको दूर करने के लिए आप क्या कहेंगे हमारे किसान भाइयों बहनों को? देखिए, किसान भाइयों को का संदेह लाजमी भी है। जब हम कोई भी प्रणाली लेके आते हैं, खास करके वो प्रणाली जिस पर जो रिसर्च वालों ने, R&D ने अनुसंधान ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन किसानों के स्तर पर या पालेकर साहब के स्तर पर या हमारे महामहिम जी जो राज्यपाल जी हैं वो देवव्रत साहब हैं, उनके अनुभव के आधार पर ये तो सिद्ध हो गया है कि इसमें उपज कम नहीं होती। हजारों लाखों किसान कर रहे हैं, बिना सरकार के अनुदान के कर रहे हैं। लेकिन ये इतना बड़ा देश है, इसमें जब तक हम एक फोकस तरीके से नहीं आते हैं, तो आपने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री साहब ने 2 घोषणाएं बजट में कराई है। एक तो ये है कि जो गंगा के 5 किलोमीटर का जो गलियारा है दोनों तरफ किनारों का, उसमें हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। दूसरा, पूरे देश में हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे। ऐसा थोपा नहीं जा रहा है किसान के ऊपर। उनसे ये कहा गया है कि आप अपने थोड़े से हिस्से में पहले नेचुरल प्राकृतिक खेती करिए और आप अनुभव करने के आधार पर फिर पूरी ले आइए अगर आपको लगता है कि फायदा है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, ये एक योजना भी लेके आ रहा है जिसे हम नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। ये एक अभी जो अनुमोदन के प्रोसेस में है, लेकिन उसमें हमने ये प्रावधान किया है कि किसानों को 5,000 रुपए प्रति वर्ष, यानी 3 सालों में 15,000 रुपए उनको एक डायरेक्ट डीबीटी दिया जाएगा, जिससे कि बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनके पास पशु नहीं है, तो वो गोबर भी खरीद सकते हैं, आसपास के किसानों से बना हुआ भी सामान ले सकते हैं, जो हमारे 5 घटक हैं उनको भी ले सकते हैं। तो उनको एक ये सहायता का प्रावधान रखा गया। दूसरी बात, जो सर्टिफिकेशन का खर्चा होता है वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से फ्री है, मतलब वो सरकार वहन करेगी। जो हमारा डायरेक्टरेट गाजियाबाद का बन रहा है, जो वैसे पीजीएस के लिए भी काम करता है, प्राकृतिक खेती के लिए दूसरा पोर्टल बना रहा है सर्टिफिकेशन का, और वो लगभग हो ही गया है, तो वो उसका जो खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। तीसरी बात ये, एफपीओ के माध्यम से उनकी मार्केटिंग कराई जाएगी। फिर हमारी जो और भी योजनाएं हैं, ये ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी फोकस तरीके से हम बढ़ें और दूसरी योजनाओं को भी उसी जगह लेके आए, जिससे किसान को किसी तरह की कमी ना आए। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रावधान में बदलाव लाए जा रहे हैं हमारे किसानों की सहूलियत के लिए, तो ये सभी के लिए उपलब्ध होगी सुविधा या फिर लघु या सीमांत किसानों के लिए ही होगी? देखिए, जो किसान अपने आप से कर सकते हैं उनको हमेशा अपने से ही करना चाहिए, है नहीं? जैसे कि गैस सिलेंडर में माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा जो छोड़ सकें सब्सिडी छोड़ दें जी। और आप ये देख रहे हैं कि चूंकि फर्टिलाइजर का कंजम्पशन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उससे लाभ नहीं मिल रहा है, मतलब एक तरह का ठहराव आ गया है मिट्टी में। अब ये जान नहीं रह गई कि और ज्यादा बर्दाश्त कर सके केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को। तो हमें तो प्राकृतिक खेती में आना हमारी आवश्यकता है। दूसरी बात ये, बंजर होती
होती जा रही है ज़मीन। नेचुरल जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उससे ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना ही पड़ेगा। पर्यावरण इतना खराब हो गया कि आप खुद भी महसूस करिए कि कभी आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर देखें हवा पानी कितना अच्छा है, और हम दिल्ली में देखें या आसपास के एनसीआर में देखें कितनी खराब हालत है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक खेती है। और हमारे जो कोरोना का कोविड का टाइम आया उसमें भी देखा लोगों ने कि जो हम नेचुरल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी सेहत ज़्यादा अच्छी होती है, हमें ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। तो प्राकृतिक की तरफ आना है और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि किसानों को हर तरह के प्रशिक्षण कराए जाएं, चैंपियन फार्मर्स उनके बीच में भेजे जाएं, उनके बीच में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स भी भेजे जाएं, उनको थोड़ा सा अनुदान भी दिया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान रखा गया है जो किसानों के लिए काम करेंगे उनको थोड़ा सा अनुदान भी दिया जाएगा मासिक स्तर पर। तो कहने का तात्पर्य है कि सरकार अपना हर प्रयास कर रही है और खुले दिमाग से किसानों के सुझावों को भी ले रही है। बिल्कुल, तो किसानों के सुझावों को भी यहाँ पर लिया जा रहा है और अगर वो सही है, किसानों के लिए और पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं, तो उन पे कार्य किया जा रहा है, बदलाव भी लाया जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, प्राकृतिक खेती काफी मुनाफा देने वाली खेती है, हमारे किसानों को फायदा मिल भी रहा है। आप भी इससे जुड़ सकते हैं, काफी किसान जुड़ गए हैं, लेकिन अब आपको भी इससे जुड़ने की जरूरत है। तो ऐसे में अब मैं बढ़ना चाहूंगी आगे, फूल कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। फूल कुमार जी, प्राकृतिक खेती की जब बात आती है तो अमृत मिट्टी का यहाँ पर जिक्र जरूर होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो उसमें टोटली से हमारे को अपनी जमीन को सुधारने की जरूरत है। हमारी जमीन के स्वास्थ्य जब ठीक हो जाएगा तो हमारी किसी भी फसल, हमारी कोई भी फसल की पैदावार हमारे को कम नहीं मिलेगी। हमारा पूरा ध्यान प्रकृति के साथ साथ जो भी हमारे खेत के अवशेष हैं, फसल अवशेष हमारा जो भी है, उसको आग ना लगा के या बाहर ना बेच के, अपने खेत से बाहर ना बेच के, अपने ही खेत में उसको किसी भी रूप में आप मल्चिंग के रूप में डालें, या मतलब अगर आपको अपने पशुओं को खिलाना है तो खिला के गोबर के रूप में, मतलब वो जिस खेत से निकला उस खेत का बायोमास, उस खेत का अच्छा वो मतलब बायोमास पूरा उसी खेत में वापस किसी भी रूप में आना चाहिए जी। या तो आप उसको सीधा डाल सकते हैं तो सीधा डालिए, और अगर पशुओं को खिलाना पड़ता है तो आप उसको पशुओं को खिला के गोबर के रूप में भी उसमें डाल सकते हैं। पर खेत का जो भी मतलब खेत से जो भी निकले हमारा, वो खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसमें आग नहीं लगनी चाहिए और वो खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जमीन का स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा, और जमीन का स्वास्थ्य ही हमारी हर फसल की पैदावार मतलब उसी स्वास्थ्य पे मतलब निर्भर करती है। बिल्कुल, तो खेतों का जितना भी अवशेष है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे किसान जला भी देते हैं, कुछ जो बिल्कुल गलत है, जलाना नहीं चाहिए। देखिए, प्राकृतिक खेती को आप अपनाते हैं तो उसका पूर्ण इस्तेमाल आपके खेतों में ही हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी कि अरे लेबर नहीं मिलेगी या हम कैसे इसका प्रबंधन कर सकते हैं। बहुत बड़ा समाधान है प्राकृतिक खेती इस समस्या का। तो आपको जितने भी अवशेष हैं आप अपने खेतों में ही इस्तेमाल कीजिए, आपको बाहर से किसी भी चीज को लाने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। भीम सिंह जी का यहां पर रुख करना चाहूंगी। भीम सिंह जी, आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, ऐसे में जब आप फसल को लगाते हैं तो किस तरह से तैयारियां करते हैं यहां पर, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बीजोपचार वगैरह करना बहुत जरूरी हो जाता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं आप? फसल हम लगाते हैं तो प्राकृतिक खेती में ये हर किसान को ध्यान रखना चाहिए कि 6 महीने पहले हमने प्लान करके रखना चाहिए कि हमें कौन सी फसल किस समय पर लगानी है, और हर फसल को लगाने से पहले बीजामृत से उसको उपचारित करिए। अगर बीजामृत उपलब्ध नहीं है आपके पास तो गौमूत्र से उपचारित करिए। गौमूत्र आपके पास नहीं है तो गौमाता का जो कच्चा दूध है उससे आप उपचारित करिए। अगर वो भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उपले की राख है या लकड़ी की राख है, उससे भी आप उपचारित करके बीज को लगाइए। लेकिन फसल बोने से पहले उपचारित जरूर करिए, ताकि जड़ों की जो आने वाली बीमारियां हैं वो हमारे सामने समस्या ना आए और हमारे को कोई निराशा ना हो। जी बिल्कुल, तो देखिए, बीजोपचार करना बहुत जरूरी है। क्या विकल्प है प्राकृतिक खेती में, सभी हमारे किसान भाई ने आपको बता दिए हैं। तो ये भी परेशानी की बात नहीं है कि बीजोपचार कैसे किया जाएगा, आगे की पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी जब हम प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर।
देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मुनाफा देती प्राकृतिक खेती के बारे में। लगातार हमारे विशेषज्ञ में बता रहे हैं कि किस तरह से फायदे का सौदा साबित हो सकती है हमारे किसानों के लिए ये प्राकृतिक खेती, और हमारे किसान भी अपने अनुभव साझा करके आप सभी को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब डॉक्टर नीलम का यहाँ पर एक बार रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नीलम, जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बिल्कुल ही रसायनों का इस्तेमाल यहाँ पर ना करें। जैसे कि हमारे किसान भाई ने भी बताया कि बीजोपचार भी करना है तो वो भी प्राकृतिक तरीके से ही करना है। तो ऐसे में बीज जब ले रहे हैं हमारे किसान, तो इसके लिए क्या कुछ खास चयन करना होगा यहाँ पर? देखिए, हमारे किसान भाई हमसे सहमत होंगे कि जहाँ पर देसी बीज उपलब्ध हैं तो किसान भाइयों को उनका प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास उपलब्ध हैं देसी बीज, क्योंकि देसी बीजों में बड़ी उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और प्राकृतिक खेती में जो हमारे अनुभव रहे किसानों के साथ काम करने के लिए उनका रिस्पांस बड़ा अच्छा होता है। लेकिन किसान भाइयों को ज़्यादा इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी बीज उपलब्ध हैं आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं प्राकृतिक खेती शुरुआत करने के लिए। मतलब बीजों की उपलब्धता ना होने की एक वजह नहीं हो सकती कि आप प्राकृतिक खेती को ना करें। और एक चीज और हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों से कि हमने नीति आयोग में एक प्राकृतिक खेती को लेकर एक वेबसाइट है जो पूरी हिंदी में है और अंग्रेजी में है। इसमें पूरी प्राकृतिक खेती की सारी विधाएं दी गई हैं। और जैसे हमारे किसान भाई हैं, ऐसे किसान भाइयों के 110 किसान भाइयों की सफलता की कहानियों का संग्रह है, वो भी हिंदी और इंग्लिश में है। तो जो किसान भाई जहां से भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अगर उसको देखेंगे तो उनके बगल में कौन सा किसान काम कर रहा है प्राकृतिक खेती का, उसके साथ जा सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं और सीख सकते हैं, तब आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है कि जो ये उपलब्ध है किसान भाइयों केवल प्रशिक्षण केंद्र पर जाकर ही प्रशिक्षण ना लें, जो किसान इसको कर रहे हैं उनके साथ जाकर के भी आप सीख सकते हैं। उनके खेत पर जाइए, उनसे सीखिए। ऐसे में एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी डॉक्टर नीलम कि लघु और सीमांत किसान जो हैं हमारे, उनके लिए प्राकृतिक खेती किस तरह से मुनाफे का सौदा बन सकती है? देखिए, आप जानते हैं जो हमारे 85% से ज़्यादा हमारी संख्या उन किसानों की है। और सच बताया जाए, जितने भी हमारे लघु और सीमांत किसान हैं उनके पास जरूर पशुधन जरूर उपलब्ध होता है, क्योंकि उनकी जो ज़्यादातर आय है वो खेती से ना होकर पशुधन से, उनके दूध और उससे होती है। तो अगर वो किसान भाई दूध के साथ साथ जो अपना काम करते हैं, इस वाले जो अपना जो उनके पास पशुधन उपलब्ध है उसका वो जो उनका गोबर निकलता है, मूत्र निकलता है, उसका प्रयोग करेंगे तो अपने खेतों में तो प्रयोग कर ही सकते हैं। और जैसे वंदना मैडम ने बताया कि वो इससे बना करके, हमने देखा बनारस के पास सेवापुरी ब्लॉक में कि किसान इसको बनाते हैं और जिन किसानों के पास पशुधन उपलब्ध नहीं है उनको बिकवाली करती है और उनसे ले जाते हैं, बहुत कम दाम में लेते हैं, वो किसान दे देते हैं। लेकिन आपको महिलाओं के लिए ये एक अतिरिक्त आय का साधन बन जाता है कि अपना वो गाँव में अपने ही घर के अंदर बड़े बड़े टब में बना करके वो रख लेती हैं और दूसरे किसान भाइयों को इसको वो बेच देती हैं और अच्छी आमदनी भी यहाँ पर अर्जित कर तो उनको कुछ ना कुछ तो दाम इस पे जरूर मिल जाता है। देखिए, प्राकृतिक खेती से अच्छी उपज तो मिलती है, साथ ही साथ आपको अच्छी आय भी मिलती है और अतिरिक्त आय का भी यहाँ पर साधन आपको नजर आ रहा है। हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में भी आपको अवगत करवा दिया है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर वंदना का रुख करना चाहेंगे। आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से जुड़ी रही हैं, तो मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे इसके लिए तो आपने भरपूर प्रयास किया है, हमारे किसानों को जागरूक किया है। अब प्राकृतिक खेती के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो, इसके लिए क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, इसमें तो किसी योजना की जरूरत ही नहीं है, सुधार तो होना ही होना है। दूसरी बात यह है कि जब से खेती शुरू करें प्राकृतिक खेती को, उस समय हम उसकी एक बेंचमार्क, जैसे कि हम एक सैंपल कलेक्ट करा के उस किसान को कह रहे हैं, इसमें योजना में प्रावधान किया है हमने कि वो टेस्टिंग करके उसे देखे कि इसका फर्टिलिटी या उर्वरता स्तर क्या है, एनपीके या माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, और वो उसको थोड़े अंतराल के बाद हर साल इस प्रक्रिया को दोहराएंगे और 2-3 सालों में वो स्वयं महसूस करेंगे, किसान पूरा देश देखेगा कि कैसे भूमि जो है उपजाऊ हो रही है। तो ये इतना बड़ा दूरदर्शिता का प्रमाण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है कि हम आने वाली जनरेशन्स को, क्योंकि हमारी सारी सभ्यता पानी और मिट्टी के साथ ही जुड़ी हुई है, तो अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं है, पानी उपलब्ध नहीं है, तो हमारी जनरेशन जो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी। तो इसलिए प्राकृतिक खेती अपनाना सभी किसानों के लिए बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर
आपने दूरदर्शिता की बात की डॉक्टर जी, वंदना, तो एक आपसे चीज और मैं ये जी, यहाँ ऐड बताएं। करूंगी कि देखिए जितने भी बीजों का जो नए नए बीज आते हैं तो वैज्ञानिक उनको एक फर्टिलाइजर के डोज के साथ उसको डेवलप करते हैं जी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको देसी बीज मिलते हैं जो कि प्राकृतिक तरीके से ही पहले किए जाते थे, अगर उनका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी फसल मिलेगी। और आज देश जो है ऐसी चीजों, ऐसे उत्पादों के लिए दुगने तिगने दाम देने के लिए तैयार है। तो सर्टिफाइड अगर आपको ऐसे बीजों का आप सर्टिफाई करा के उपज अपनी बेचते हैं तो आपको बहुत मुनाफा होने वाला है। यहाँ पर मुनाफा ही मुनाफा होगा। बिल्कुल, आपने दूरदर्शिता की बात की, यहाँ पर बताया कि हमारे किसान अपनाएंगे। तो आगे आने वाले समय की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि आगे सारी ही फसलें प्राकृतिक खेती के जरिए अच्छी उपज और अच्छी गुणवत्ता वाली हम उपजा सकेंगे और हमारे देश को बिल्कुल एक स्वस्थ देश बना पाएंगे। देखिए ये हमारा इतना बड़ा देश है और हम किसी एक विधा से सब लोग सहमत कभी नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहिए। हर जगह की मिट्टी अलग है, हर जगह पानी की उपलब्धता अलग है और आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। तो ये बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो खेती स्वयं नहीं करते हैं, जो अपना बटाई दे देते हैं, पेशगी दे देते हैं, तो उनके लिए इस तरह की प्राकृतिक खेती में आना थोड़ा मुश्किल है। तो प्रयास ये है कि अगर हम 10% तक भी भूमि इसमें ले आते हैं तो ये भी बहुत बड़ा हमारा मतलब हमें इसका फायदा मिलने वाला है जी। और हम फूड ग्रेन सिक्योरिटी के साथ बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। ये हम कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, पर्यावरण भी ठीक होगा और किसान भाइयों का अनुभव से जैसा कि बता रहे हैं कि उपज में कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी दूसरी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल दूसरी वो जो विधाएं हैं वो भी चलती रहेंगी, लेकिन प्राकृतिक खेती तो बिल्कुल मुनाफा देने वाली साबित हो ही रही है। हमारे किसान खुद ब खुद अपने अनुभव यहाँ पर साझा कर रहे हैं। फूल कुमार जी, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से चाहेंगे आपसे हमारे उन सभी किसानों को आप जागरूक करें, आप बताएं कि प्राकृतिक खेती से जिस तरह से आपने लाभ लिया है वो भी लाभ ले सकते हैं। क्या कहेंगे, संदेश क्या रहेगा हमारे किसानों के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हम सही से भोजन खाएंगे, पूर्णतः प्राकृतिक खेती करके उसके द्वारा उपजे अनाज, फल सब्जी खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य और हमारे परिवार का स्वास्थ्य सबसे सही रहेगा। हमारे को डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब से मैंने शुरू किया है मेरे को डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे पहला सुख तो आपको यही मिलने वाला है कि आपका स्वास्थ्य 100% सही रहेगा, आपके परिवार का सही रहेगा और आपकी जमीन की हालत सुधरेगी। केमिकल फार्मिंग में दिन प्रतिदिन जमीन का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है और प्राकृतिक खेती जितनी लंबी चलेगी उतनी उसकी पैदावार भी बढ़ेगी और उतना उसका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। तो हमारे आने वाली पीढ़ियों में हर जीव जंतु के लिए आज के समय की जरूरत है। हर किसान ने थोड़े क्षेत्र से, देखिए पहले ही पूरे खेत में शुरू ना करें क्योंकि सीखने के दौरान किसान से बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो शुरुआत जो है वो छोटे स्तर पर यहाँ पर करनी है। जब सफल हो गए हैं तो उसका स्तर आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और पूर्णतः आप प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं। बिल्कुल फूल कुमार जी, जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें जीवामृत भी तैयार करते हैं। भीम सिंह जी ने यहाँ पर बीजामृत का भी जिक्र किया था। इनको तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? इन जीवामृत तैयार करने के लिए आपके पास केवल देसी गाय के गोबर की जरूरत है, देसी गाय के मूत्र की जरूरत है। देसी गाय आपके पास है तो आपने कुछ भी बाहर से नहीं लेना। उसमें आपको दाल का आटा, गुड़ डालना है और अपने खेत पे ही बनाना है और खेत में ही देना है। ऐसे ही बीजामृत है, ऐसे ही गंजीवामृत है, जो भी इसमें बनाना है हमारे को अपने खेत पे बाहर से खरीद के किसान को कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है। अपने घर में ही उपलब्ध है, घर की रसोई में ही चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं, उनका ही आप मिश्रण बनाकर यहाँ पर जीवामृत है, बीजामृत है तैयार कर सकते हैं और उनको अपने खेत में इस्तेमाल करके अपनी जो उपज है उसकी गुणवत्ता को बहुत बेहतर बना सकते हैं, मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल भीम सिंह जी का यहाँ पर रुक करना चाहेंगे। आप रेतीली मिट्टी में यहाँ पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, इस पर आपने अनुभव साझा कीजिए। हमारी मिट्टी ऐसी मिट्टी है जी, मतलब बिल्कुल जैसे मई जून के महीने में तो रेत उड़ता है जैसे तेज हवाएं चलती हैं जी। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमारी जमीन तो इतनी कमजोर है, जैसे पूर्णवासी का चांद निकल जाता है तो भी जमीन सूख जाती है, यानी नमी कम हो जाती है। लेकिन हमारा जो पिछले 10 साल का प्राकृतिक खेती का अनुभव है ना, वो पड़ोस में जो किसान रासायनिक खेती कर रहे हैं उनसे
60% कम पानी में हमारी फसलें बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि हमें जो मिश्रित फसलें लगाते हैं, फूल कुमार भाई ने बताया कि खेत का बायोमास खेत में ही रहना चाहिए। हमने संकल्प लिया था, उसी दिन के बाद में कभी आग नहीं लगाई है, तो सारा बायोमास जो हमारा खेत में होता है। तो आज हमारी मिट्टी ताकतवर हो गई है और सुगंधित हो गई है। जैसे बाहर से स्कूल के बच्चे आते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं और हमारे साथ जो कस्टमर जुड़े हुए हैं वो भी हमारे खेत में आते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले कहता हूँ भाई आप मिट्टी को सूंघ के देखिए, इसमें क्या बात है वो बताइए। तो वो मिट्टी को सूंघते हैं तो बताते हैं जी इसमें तो एक अलग ही खुशबू है। तो अब मैं मेरी जो रेतीली मिट्टी है उसको बहुत ही उपजाऊ मानता हूँ, और जो देश में अच्छी उपजाऊ मिट्टी है जो रासायनिक खेती करते हैं उससे हमारी मिट्टी कहीं अच्छी है। बिल्कुल, तो ये जो संदेह एक हो सकता था हमारे किसानों के मन में कि रेतीली मिट्टी है, हम प्राकृतिक खेती कैसे अपना सकते हैं, हमें अच्छी उपज नहीं मिल रही है, तो देखिए ये भी दूर हो गया है। हमारे किसान भाई कर रहे हैं, उन्होंने रेतीली मिट्टी को भी प्राकृतिक खेती को अपना करके बिल्कुल उपजाऊ बना दिया है, और जहां हमारे किसान रसायनों के साथ खेती कर रहे हैं उससे ज्यादा उपज यहां पर हासिल कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां प्राकृतिक खेती के संदर्भ में हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे आप जागरूक होंगे और निश्चित तौर पर प्राकृतिक खेती की ओर अपने कदम जरूर बढ़ाएंगे। और इन तमाम जानकारियों के लिए सभी विशेषज्ञों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे किसान भाई यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारी विशेषज्ञ दोनों यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने इतना अच्छा यहाँ पर ज्ञान हम कह सकते हैं हमारे किसानों तक पहुंचाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी और आप प्राकृतिक खेती को जरूर अपनाएंगे और इसे अपने लिए मुनाफेदार जरूर बनाएंगे। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।